गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 29 ऑफ नवंबर द हिंदू में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। साथ ही साथ इस सेशन के लास्ट में देखेंगे हम लोग कोर्ट ऑफ अपील का इंपॉर्टेंट मुद्दा, जिसके अराउंड हमें काफी ज्यादा बज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और फर्स्ट आर्टिकल आपके स्क्रीन के सामने है। ये आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशंस और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में जो काफी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश किए गए हैं, उसको और किस तरीके से एनहेंस करने की जरूरत है, उसको लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। इस आर्टिकल में ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा दोनों ही देशों के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप और कनेक्टिविटी पार्टनरशिप को और डेप्थ में पहुंचाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में सीईओ फोरम होने वाला है, और इस सीईओ फोरम मीट में दोनों ही देश कोशिश करेंगे कि अपने इकोनॉमिक रिलेशन को और डेप्थ देने के लिए दोनों ही देश सेपा को नेगोशिएट करें। सेपा एक प्रकार का कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट के ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत करी जाएगी। भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उनके कार्यकाल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और उनका टेन्योर जिस तरीके से जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने बधाइयां दी हैं। उनके टेन्योर में बांग्लादेश जिस तरीके से डेवलपिंग नेशन के स्टेटस से डेवलप्ड नेशन के स्टेटस की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरीके का काम शेख हसीना ने इसमें किया है, उसके लिए उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है यहाँ पर उन्हें पीयूष गोयल जी के द्वारा। इसमें पीयूष गोयल जी ने यह भी हाईलाइट किया है कि किस तरीके से साउथ एशिया की भलाई के लिए दोनों ही देशों का शोल्डर टू शोल्डर मिला करके चलना जरूरी है, और दोनों ही देशों की लीडरशिप ऐसा कर भी रही है। इस बात को भी उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है। दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड को और बढ़ावा देने के लिए सप्लाई चेन को और इंटीग्रेट करना बेटर तरीके से जरूरी है, और साथ ही साथ इसके लिए कनेक्टिविटी को एनहेंस करना और जरूरी है, ताकि दोनों देशों के बीच में अनइंटरप्टेड तरीके से यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो पाए। इस बात पे फोकस किया है। फिर उसके साथ साथ ट्रेड मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि किस तरीके से पेंडेमिक के दौरान भी हमें दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन देखने को मिला, खासकर इंडिया की तरफ से, जब भारत ने 1 करोड़ से भी ऊपर कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस बांग्लादेश को भेजने का काम यहाँ पर किया था। दोनों ही देशों के बीच में बाकी के क्षेत्रों में भी कॉपरेशन हमें देखने को मिल सकता है इस मीट में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ एंड टूरिज्म के डिफरेंट सेक्टर्स, और दोनों देशों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर बढ़ने के लिए यहाँ पर ये सीईओ फोरम मीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, ये इस आर्टिकल से हट करके अगर हम दोनों देशों के इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशन की बात करें, तो हमें पिक्चर क्लियर होगी कि ये रिलेशनशिप में डेप्थ जो है, जो देने की बात करी जा रही है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसको लेकर के हम काफी ऑप्टिमिस्ट भी रह सकते हैं। बिकॉज अगर आप 2019 से 20 का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस देखो, तो इंडिया ने टोटल जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोर्ट की टोटल वैल्यू थी आपकी 8.2 बिलियन डॉलर के आसपास। वहीं पर भारत ने बांग्लादेश से जो इंपोर्ट किया टोटल, उसकी वैल्यू थी 1.26 बिलियन डॉलर के आसपास। तो ओवरऑल 10 बिलियन डॉलर के आसपास दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ट्रेड रिलेशन में भारत साफ साफ ट्रेड सरप्लस में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसलिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड को और अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से हैपन होने के लिए यहाँ पर इस तरह की एग्रीमेंट बहुत जरूरी हो जाती है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ताकि दोनों देश एक दूसरे के मार्केट का बेटर तरीके से फायदा उठा पाए। यहाँ पर बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, और इंडिया जो है वो बांग्लादेश का सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है यहाँ पर। तो इस वजह से दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन काफी हेल्दी हैं। दोनों ही देशों के बीच में काफी लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया है, जिससे बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। दोनों ही देशों में इकोनॉमिक जोन को डेवलपमेंट देने के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। हाल ही में पिछले साल दोनों देशों के बीच में टेक्सटाइल सेक्टर में पहली बार मीटिंग हुई थी, टेक्सटाइल फोरम को लेकर के, जिसमें दोनों देश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरीके से बेटर लिंकेज
प्रदान कर सकते हैं, उस पर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। फिर दोनों देशों ने पावर सेक्टर के क्षेत्र में भी यहाँ पर कोऑपरेशन दिखाई, जहां पे बांग्लादेश को इंडिया कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। करेंटली में बांग्लादेश 1160 मेगावाट जो पावर है, ये प्रेजेंट में बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है। किससे? इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आज के समय पर भारत टाइम टाइम से, समय समय से बांग्लादेश को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वेरियस सेक्टर्स में लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करता रहता है। पिछले 8 सालों में, लास्ट 8 इयर्स में भारत ने बांग्लादेश को 3 बड़े लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड किए, जिसकी टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो $8 बिलियन के आसपास है। और इस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दिए जाने वाले अमाउंट का इस्तेमाल बांग्लादेश अपने रोड्स, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स, इन सभी सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए कर रहा है। फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा समय समय से ग्रांट असिस्टेंस भी बांग्लादेश को दिया जा रहा है। जैसे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो रिसेंट में एक रेल लिंक का जो डेवलपमेंट है, जिस रेल लिंक का नाम है अखौरा अगरतला, ये रेल लिंक इसलिए डेवलप किया जा रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में कनेक्टिविटी बेटर हो सके। तो इस रेलवे लिंक की डेवलपमेंट में भी भारत यहाँ पे ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। फिर बांग्लादेश में स्टूडेंट हॉस्टल्स हो गए, फिर आपके वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो गए, यानी कि एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गई आपकी, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए आपके, फिर उसके बाद कई प्रकार के कल्चरल सेंटर्स हो गए, फिर ऑर्फेनेजेस सेंटर हो गए। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी भारत समय समय से बांग्लादेश की मदद करता आया है और आगे भी करता रहेगा। दोनों देशों का फोकस अपने अपने देश में कैपेसिटी बिल्डिंग करने को लेकर के भी है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने को लेकर के भी है। इसमें भी भारत सरकार बांग्लादेश की महत्वपूर्ण मदद कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि भारत बांग्लादेश के सिविल सर्विस ऑफिशियल्स को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देता आया है। मसूरी के अंदर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो हमारा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड है, वहां पे हम बांग्लादेश के सिविल सर्विस ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग प्रदान करने का काम करते हैं। बांग्लादेश के काफी सारे पुलिस ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर भारत के अंदर ट्रेन किया जाता है और बांग्लादेशी जुडिशियल ऑफिसर्स को भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं नेशनल जुडिशरी एकेडमी भोपाल में। तो इस मामले में भी यहाँ पे हमें कॉपरेशन देखने को नजर आ रहा है। फिर उसके बाद डिफेंस के क्षेत्र में भी दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन है। जैसे कि दोनों देश मिल करके एक्सरसाइज करते हैं, कॉर्पेट एक्सरसाइज हो गया, फिर कॉर्पेट बांगो सागर एक्सरसाइज हो गया, फिर रीजनल कमांडर की मीटिंग होती रहती है कोस्ट गार्ड्स की, वहां पर हमें यहाँ पर जो कॉपरेशन है वो देखने को मिलता है आपका। और इस तरीके से काफी और भी आर्मी के एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज दोनों देशों में देखने को मिलता है हमें, जो दिखलाता है कि हमारे डिफेंस रिलेशन भी बांग्लादेश के साथ काफी हद तक स्टेबल है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल सेवाएं जैसे मैत्री एक्सप्रेस हो गया, फिर उसके बाद जैसे आपका बंधन एक्सप्रेस हो गया। पहले ये हफ्ते में 4 दिन चला करते थे, इनकी ड्यूरेशन भी 4 दिन से बढ़ा करके 5 दिन कर दी गई है। तो ये चाहते हैं हम लोग कि किस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमें यहाँ पे ज्यादा होते हुए देखने को मिले। फिर पार्सल ट्रेन और जो आपकी मालगाड़ियां हैं उनकी संख्या भी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है ताकि अनइंटरप्टेड तरीके से गुड्स का मूवमेंट हो सके यहाँ पर। और त्रिपुरा में हाल ही में फेनी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी किया गया था, जो जिससे त्रिपुरा को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसमें भी ये कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दोनों देश एक दूसरे के कल्चरल कोऑपरेशन में भी हिस्सा लेते हैं। कल्चरल जो उनके फेस्टिवल्स हैं, कॉमन हिस्ट्री शेयर करने के कारण उसमें भी काफी सारी सिमिलरिटीज हैं और इस वजह से दोनों देशों के बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी हमें नजर देखने को मिलता है यहाँ पर। और इस तरीके से दोनों देश एक काफी हेल्दी रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं और उसी में जो ये सीईओ फोरम की मीट होने वाली है उसमें हमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला आर्टिकल। हम लोग चलेंगे अपने आज के सेकंड आर्टिकल की तरफ। तो सेकंड आर्टिकल बात करता है एक स्पेशल तरह के वायरस के बारे में, जिस वायरस का नाम है नोरो वायरस, जो कि केरला में आपका तेजी से फैलते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इसके बहुत सारे केसेस अभी कुछ दिनों पहले कानपुर में भी देखने को मिले थे और उसके बाद अभी भी केरला में ये वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसी प्रक्रिया में अभी आप ये न्यूज पढ़ पा रहे हैं कि 57 केसेस कंफर्म किए गए हैं केरला के अंदर त्रिशूर में।
ये वायरस सबसे पहले भारत में केरला से ही स्टार्ट हुआ था और अब देश के कई सारे विभिन्न हिस्सों में इस वायरस की प्रेजेंस ऑलरेडी देखी जा चुकी है यहाँ पर। और ये वायरस जो है इस वजह से हमारे एकेडमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना, और ये आपका साइंस सेक्शन से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। तो देखो, नोरो वायरस के बारे में कुछ बेसिक बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वायरस है जिस वायरस के कारण आपको या किसी पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस देखने को मिलती है। इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस के अंदर पेशेंट की जो स्टमक और इंटेस्टीन है, स्टमक और इंटेस्टीन की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और उस इन्फ्लेमेशन के कारण पेशेंट में वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स हमें देखने को नजर आते हैं। और वॉमिटिंग और डायरिया के साथ साथ शार्प स्टमक एक्के भी यहाँ पर एक सिम्टम है इस तरह के वायरस से अफेक्ट हो जाने के बाद। ये वायरस जो है आपका रेजिस्टेंट है काफी सारे डिसइंफेक्टेंट्स की और तरफ, और 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी ये अपने आप को सरवाइव करवा पाता है। यहाँ पर वायरस काफी सारे हैंड सैनिटाइजर्स के अगेंस्ट भी सरवाइव कर सकता है, और इस वजह से इस वायरस की ट्रांसमिशन रेट काफी ज्यादा है। इस वायरस से जो ट्रांसमिशन होता है वो मेनली कंटेमिनेटेड सर्फेसिस या फूड के माध्यम से होता है, या फिर जितने भी आपके क्लोज्ड स्पेसेस हैं जैसे डॉर्मेट्रीज हो गए, जैसे नर्सिंग होम्स हो गए, उनमें वहां पर ये वायरस के ट्रांसमिशन होने के चांसेस ज्यादा हमें देखने को यहाँ पे नजर आ रहा है। इस वायरस से अफेक्ट होने वाले जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है उसमें आपके ऐसे लोग जो जिनकी एज आपकी ज्यादा है, फिर उसके बाद जो आपके चिल्ड्रंस हैं, छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनमें ये वायरस का सिम्टम हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद ऐसे लोग जिनमें पहले से कोई सीरियस बीमारी एग्जिस्ट कर रही है जिन लोगों के बॉडी में, यानी कि पीपल विथ कॉमोर्बिडिटीज, उनमें भी हमें यहाँ पर ये इस वायरस का स्प्रेड ज्यादा देखने को मिल रहा है, और दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज वल्नरेबल मोर टुवर्ड दिस वायरस। इसका अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर जो जेनरिक मेडिकेशन है, जो नॉर्मल डायरिया या वोटिंग के लिए दी जाती है, वॉमिटिंग के लिए दी जाती है, वही दवाइयों से इस वायरस को क्योर करने की कोशिश करी जा रही है। और ये वायरस जो है आपका, इस वायरस को सबसे पहले डिटेक्ट किया था आपका युगांडा में, अफ्रीका से ये फैलना स्टार्ट हुआ था, और अफ्रीका के बाद अब ये पहली बार कुछ महीनों पहले केरल में पहुंचा था, और उसके बाद अब देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे खराब हालत है वो अभी भी केरला के अंदर ही इस वायरस की वजह से हमें देखने को चीजें मिल रही हैं। अच्छा, हर साल इसके 685 मिलियन केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 200 मिलियन ऐसे केसेस होते हैं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और इस वायरस के कारण लगभग हर साल 50,000 चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है। तो चिल्ड्रंस इस वायरस के प्रति बहुत वल्नरेबल है, और उनको यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर विशेष प्रिकॉशन बरतने की यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पर। सो ये है नोरो वायरस के बारे में कुछ बेसिक बातें। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, समझेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा कोऑपरेटिव मॉडल की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉपरेशन अभी रिसेंटली में फॉर्म की गई थी, उसको भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को भी यहाँ पर हेड करने का काम अमित शाह जी ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और कॉपरेशन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कोऑपरेटिव मॉडल के इंपॉर्टेंस को, और बताया गया कि किस तरीके से भारत जैसा देश जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है, वहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कोऑपरेटिव मॉडल को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस मॉडल को अपनाने के लिए इंस्पायर करने के नाम पर यहाँ पर अमित शाह जी ने एग्जाम्पल दिया अमूल का। अमूल जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके अम्ब्रेला में लाखों किसान अपना मिल्क जो है वो देश के अलग अलग कोनों में पहुंचा पाते हैं, और उससे होने वाला फायदा अमूल डेयरी के माध्यम से उन तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो अच्छी इनकम प्राप्त कर पाते हैं। और ये जो अमूल गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड है, वहां पे आनंद के लोगों का जीवन जिस तरीके से इस अमूल ने चेंज किया है, उसी की सफलता की कहानी से इंस्पायर होकर के जो
कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हमें हर इस सेक्टर में भारत के अंदर स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर, वहां पर हमें जो कोऑपरेटिव मॉडल का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर डेप्थ में पहुंचाने की जरूरत है। देखो, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन क्रिएट किया गया था, इसका मेन एम क्या होगा? इसका मेन एम होगा कि जितने भी आपके देश के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहे हैं, इस तरीके से जहां पे लोग एक कम्युनिटी फॉर्म करके किसी बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं मूवमेंट्स को हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। उसको किस प्रकार से स्ट्रेंथन किया जाए, फिर उसके बाद किस प्रकार से कोऑपरेटिव मूवमेंट को तेजी से देश में फैलाने के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क डिफाइन करी जाए। यहां पर इस वजह से इन पर्पस को फुलफिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया था। इसका यह भी काम होगा कि इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंश्योर करे और कोऑपरेटिव मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रास रूट तक पहुंचाया जा सके, यानी कि भारत के आखिरी ग्रामीण क्षेत्र तक भी यहां पर पहुंचाया जा सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का मेन जो है वो मेन मोटो है, और इसी वजह से इनका जो विजन है वो विजन है आपका सहकार से समृद्धि, यानी कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन। और उसी विजन को रियलाइज करवाने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये कह रहे हैं कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। दोस्तों, कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, इसको लेकर के देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट अलग अलग जगह पर पहुंचे, इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंस ईयर 2011 में दी गई थी, जब उस समय पर 97th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, और उसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया था, पार्ट 9th बी, पार्ट 9th ए के बाद। और यहाँ पर इस पार्ट 9th बी के अंदर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को, ताकि इसके ऊपर कुछ सीरियस काम हो सके। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव को ऐड किया गया आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 सब सेक्शन सी के अंदर। वहां पर भी इसे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई और कहा गया कि कोऑपरेटिव्स को लेकर के कोऑपरेटिव फॉर्म करना सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट ये उससे कोई छीन नहीं सकता। फिर उसके बाद आर्टिकल 43 बी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर राज्यों को कोशिश करनी चाहिए कि वो किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करें, तो वहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के आइडिया को लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और तब से कोई सिग्निफिकेंट गेन मिला नहीं, तो उसके बाद जरूरत महसूस हुई थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो बातें हमने लिख दी हैं, लेकिन इन बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री की जरूरत है। और उसी के बाद अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन क्रिएट किया गया, और उसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी फिर आपकी दी गई यहां पर अमित शाह जी को। तो इस वजह से आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहाँ पे बातें की जा रही हैं, और वैसे भी कोऑपरेटिव का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो कोऑपरेटिव एक प्रकार का ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, जो वॉलंटरली मिलते हैं और वॉलंटरली मिल करके अपनी जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स है उसको वो एड्रेस करते हैं, और वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर। वो एक कम्युनिटी डेवलप करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब भारत एक ऐसा एग्रीकल्चरल कंट्री है जहां पे वर्ल्ड के बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑलरेडी देखे जा चुके हैं, राइट। जैसे फर्टिलाइजर के फील्ड में आप इफ्को की बात करें, या डेयरी के फील्ड में आप मिल्क की बात करें, तो यहाँ पर अमूल की बात करें, तो यहाँ पर इंडिया ऑलरेडी बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट देख चुका है। बस इसको अलग अलग सेक्टर में ले जा करके यहाँ पर सपोर्ट देने की जरूरत है, ताकि हर सेक्टर का उसी तरीके से विकास हो पाए जिस तरीके से फर्टिलाइजर्स और मिल्क सेक्टर ने इंडिया में डेवलपमेंट को देखा इस मॉडल के थ्रू। तो उसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल बात कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंपॉर्टेंस को लेकर के, और उसके थ्रू होने वाले इंक्लूसिव डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस को लेकर के, और भारत को किस तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत है उसको लेकर के। तो ये थी आपकी थर्ड आर्टिकल। चलेंगे हम लोग अपने आज के लास्ट और अंतिम आर्टिकल की तरफ। सो फोर्थ आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर, वेणुगोपाल ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, एंड ही हैड पुशेस फॉर नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत के अंदर नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील की स्थापना की जानी चाहिए।
तो क्या है ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एक तरीके से आपकी इंटरमीडियरी कोर्ट होगी। इंटरमीडियरी कोर्ट जब मैं कहूंगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि जो अपनी स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, अभी आप वहां से अगर किसी भी डिसीजन से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उसको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के। यहाँ पर डायरेक्ट अपील का आपको अभी पे राइट प्रेजेंट है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी सारे यहाँ पर जो केसेस हैं उनकी संख्या में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट आपका जो जुरिस्डिक्शन प्रैक्टिस कर सकता है उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल है, फिर उसके बाद अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही स्टेट हाई कोर्ट से किसी भी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर करी जा सकती है। और इसी अपीलेट जुरिस्डिक्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट में अभी जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें स्टेट हाई कोर्ट से के बाद के स्टेज पे अपील किए जाने वाले इन केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह के बर्डन पड़ने के कारण सुप्रीम कोर्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में जिसको ज्यादा सुनवाई करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह उसको ज्यादा फंक्शन करना चाहिए, वहां पर जो मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल राइट्स है, इनको एंटरटेन करना सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो अभी फिलहाल में नहीं हो पा रही है इतनी ज्यादा, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट से होने वाले मैक्सिमम अपील्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो मैक्सिमम टाइम है वो इन केसेस में निकल जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अटॉर्नी जनरल यहाँ पे कह रहे हैं कि बीच में एक इंटरमीडियरी कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाए, और इसी इंटरमीडियरी कोर्ट को वो कह रहे हैं नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील ना की जाए चीजें, स्टेट हाई कोर्ट से अगर अपील करनी है चीजों को तो हमें नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में जाना पड़ेगा। और अगर बहुत एक्सेप्शनल केस है जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस सुनवाई की जरूरत है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट मूव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के लेवल पे अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आने वाले मैक्सिमम केसेस को निपटाया जाना चाहिए। इसी के तहत यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की जो संख्या है वो देश में कम से कम 4 होनी चाहिए। और ये 4 कोर्ट्स जो हैं आपके, वो उनमें हर कोर्ट में मिनिमम 15 जजेस होने चाहिए। और ये कोर्ट जो है वो केसेस का जो बर्डन है उस केसेस के बर्डन को कम करने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ताकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज को सही तरीके से यहाँ पर उसकी हियरिंग कर पाए। अब अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार के नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की जरूरत पड़ती है तो इसको अपॉइंट किया जाएगा आर्टिकल 130 के तहत। आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दिल्ली के सिवा भी अपने किसी और ब्रांचेस की एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के साथ अप्रूवल और प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करके यहाँ पर इस तरीके की इस्टेब्लिशमेंट करना होगा। आर्टिकल 130 इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस को क्लियर करता है और साफ साफ कहता है यहाँ पर कि आर्टिकल 130 के तहत इस तरह से और भी ब्रांचेस स्टेट हाई कोर्ट के ऊपर क्रिएट की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पर आर्टिकल 130 ये पावर देता है। और ऑलरेडी लॉ कमीशन पास्ट में ये कह भी चुका है कि अगर आर्टिकल 130 को हम लिबरल तरीके से इंटरप्रेट करें और इस तरह के बेंचेस को अगर हम लोग 4 रीजन्स में इंडिया में स्टेब्लिश करने की बात करें तो किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, एक्शन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल विल बी इनफ। तो इस वजह से यहां पर इसी आर्टिकल के तहत ये 4 क्षेत्र में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही जा रही है, ताकि देश में जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो पेंडिंग केसेस कम देखने को हमें यहाँ पे मिले। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अभी भारत में इतने सारे पेंडिंग केस हैं कि उसको अगर निपटाने में लग गए तो अभी टोटल 464 साल लग जाएंगे प्रेजेंट जजेस स्ट्रेंथ के हिसाब से। वहीं पर 2018 तक भारत में 2.93 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। हाई कोर्ट्स में 49 लाख केस जो हैं वो पेंडिंग थे। यहाँ पे 2.93 करोड़ केस ही आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग थे। 49 लाख केस हाई कोर्ट के अंदर और 57,987 केसेस जो है ये आपके पेंडिंग है
सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इट इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। और इस पेंडिंग केसेस में सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले केसेस हैं। तो यहां पर इस बर्डन को शेयर किया जा सकता है अगर हम नेशनल कोर्ट ऑफ अपील स्टैब्लिश करके इनफ नंबर ऑफ जजेस की रिक्रूटमेंट यहाँ पे करें और जुडिशरी को इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर जो केसेस है उसको टाइमली यहाँ पर सॉल्व करने का मौका दिया जाए। क्योंकि हम सभी को पता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस कि भाई जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस मिलने में बहुत ज्यादा डिले हो रही है तो वो एक तरीके से जस्टिस डिनाइड मान लिया जाता है। और भारत में इतने सारे पेंडिंग केसेस के बीच में इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की एस्टेब्लिशमेंट, जहां पे हाई कोर्ट से असंतुष्ट होने वाले लोग अपील सीधा अपना जाके सुप्रीम कोर्ट में ना करें, इस कोर्ट में करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिव तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और नेशनल मैटर्स के मुद्दों को प्रायोरिटी दे पाए। तो इसी को लेकर के अपने देश के अटॉर्नी जनरल यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, और इस आर्टिकल में इन्हीं सब डायमेंशन को लेकर के यहाँ पे बातें करी गई हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट आर्टिकल। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह के सेशन के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।